26 नवंबर 2008 एक आम वेडनेसडे की शाम थी। मुंबई अपने रफ्तार में चल रहा था, लेकिन रात होते होते ये शहर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। 60 घंटे, 10 टेररिस्ट, पूरा मुंबई हॉस्टेज। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। हम उन हीरोज को भी जानते हैं जिन्होंने वहां पे कुर्बानी दी, लेकिन हम आज उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ की। कैसे 10 टेररिस्ट हैवी वेपनरी के साथ नेवी के नजरों से बच के इंडिया में घुस गए। कौन था वो हनीबी जो इंडिया में बैठकर उनकी मदद कर रहा था? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे 26/11 की पूरी कहानी, उस इनविजिबल सी रूट से मिसिंग लिंक तक, जो आज भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए पजल बनी हुई है। इस हमले की शुरुआत मुंबई में नहीं, कराची के पानी में होती है। 23 नवंबर को 10 टेररिस्ट एक पाकिस्तानी वेसल अल हुसैनी में निकलते हैं, लेकिन इंडियन वाटर्स में उन्हें एक डिस्गाइज चाहिए होता है, और वो डिस्गाइज बनता है एक इंडियन फिशरमैन ट्रॉलर जिसका नाम कुबेर होता है। उस बोट के कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को वो धोखे से मार देते हैं और उसे इंजन रूम में फेंक देते हैं। अब इंडियन फिशरमैन के वेस में वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यह है द लैंडिंग स्पॉट। उन्होंने मुंबई का बहुत बड़ा पोर्ट नहीं चूज किया। उनके पास पूरे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे बदवार पार्क और सेसोन डॉक्स के। ये कोलाबा की एक मच्छी मार बस्ती है जहाँ सिक्योरिटीज ना के बराबर थी। शाम के 8:30 बज रहे थे और वो 10 टेररिस्ट कोलाबा में उतरते हैं। जब वहाँ के लोकल फिशरमैन इन्हें देखते हैं और इनसे पूछते हैं तुम लोग कौन हो, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं अपने काम से काम रखो। और तभी वो पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं और टैक्सी लेकर सिटी में पहुंच जाते हैं। वो इन्वेडर्स की तरह नहीं, इनविजिबल घोस्ट की तरह सिटी में एंटर होते हैं। जब हमला शुरू हुआ तो मुंबई पुलिस के पास सिर्फ लाठी और .303 राइफल रहता है, जबकि टेररिस्ट के पास AK-47 और ग्रेनेड्स थे। शुरुआत में बहुत केओस था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गैंग वॉर है या टेरर अटैक, लेकिन इस केओस में भी हमारे जवानों ने हार नहीं माना। सबसे बड़ा काउंटर एक्शन होता है गिरगांव चौपाटी पर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम अमले अजमल कसाब की गन की बैरल ही पकड़ लेते हैं। उन्हें 40 से भी ज्यादा गोलियां लगती हैं, लेकिन वो कसाब को नहीं छोड़ते। उनकी इस कुर्बानी से ही अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। सोचिए, अगर कसाब मारा जाता तो पाकिस्तान ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये हमारे ही आदमी है। तुकाराम की वजह से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये चेहरा बेनकाब होता है। एनएसजी को दिल्ली से आने में टाइम लग रहा था, इसलिए नेवी के एलिट मार्कोस कमांडोज ने ताज का सिचुएशन संभाला। भले ही वो गिनती में कम थे, लेकिन उन्होंने टेररिस्ट को अपर वाले फ्लोर्स में ही रखा, जिसके कारण से नीचे वाले फ्लोर्स के काफी लोगों की जान बचाई गई। अगली सुबह पहुंची एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ताज होटल में लीड कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनके आखिरी शब्द थे डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। ठीक उसी तरह नरीमन हाउस में हवलदार गजेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर से छत पर उतरते हैं। ये एक रूम टू रूम क्लियरिंग ऑपरेशन था जो 29 नवंबर की सुबह तक चला। इन्हें सुन के हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई, कसाब को फांसी लग गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फाइल्स में आज भी कुछ ऐसे मिसिंग पार्ट्स हैं जो डर को पैदा करते हैं। द फर्स्ट वन, हु इज हनीबी? फेमस बुक द सीज और कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड हेडले का एक हैंडलर था। उस हैंडलर ने हेडले को बताया था कि उनका एक बहुत बड़ा सुपर एजेंट दिल्ली में है, जिसका कोड नेम था हनीबी। कहा जाता है कि ये वही हनीबी है जो इंडियन नेवी की ट्रेनिंग मैनुअल को लीक किया। इससे ही पता चल पाया था कि बदवार पार्क में सर्वेलेंस कम है। आज तक हनीबी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। वो कौन था, वो आज कहाँ है? द सेकंड, द मिस्ट्री वुमन एट कामा हॉस्पिटल। जब कामा हॉस्पिटल में अटैक हो रहा था तो कुछ आई विटनेसेस और पुलिस इनपुट्स ने ये सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक औरत बुर्का में उन लोगों को गाइड कर रही थी। कौन थी वो औरत और वो उस रात कहाँ गायब हो गई? इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक हमें नहीं मिल पाया है। द थर्ड वन, लोकल ग्राउंड सपोर्ट नेम्ड बसीर। क्या 10 लोग बिना किसी लोकल की मदद से इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर सकते हैं? डेविड हेडले को मुंबई एयरपोर्ट पे एक बसीर नाम का लड़का लेने आया था। वो बसीर कौन था? किसने उन्हें सिम कार्ड्स अरेंज करके दिए? इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एक स्लीपर सेल जरूर उस समय एक्टिवेट था जो पकड़ा नहीं गया। फिर आते हैं रिफॉर्म्स में। 26/11 के बाद इंडिया ने एक कसम खा ली, नेवर अगेन। सिक्योरिटी सिस्टम में मैसिव चेंजेस किए गए। द फर्स्ट वन, कोस्टल सील्ड। सबसे बड़ी गलती थी समुद्र की सुरक्षा।
आज पूरे कोस्टलाइन पर कोस्टल चेन रडार नेटवर्क लगा हुआ है। हर फिशिंग बोट पर आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपोंडर लगाना कंपलसरी हो गया है। नेवी अब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बॉस है। द सेकंड वन, द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 से पहले किसी भी फेडरल एजेंसी को किसी स्टेट में टेरर अटैक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ही NIA का फॉर्मेशन किया गया। अब NIA पूरी देश में किसी भी एरिया में टेरर इन्वेस्टिगेशन बिना डिले किए स्टार्ट कर सकती है। द थर्ड वन, NSG हर्ब्स एंड फोर्स वन। उस समय NSG को दिल्ली से आने में जो लेट लगा, उस चीज को दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए अब मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में NSG हब्स बना दिए गए। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने एक नया स्वाट टीम बनाया, फोर्स वन, जो सिर्फ 15 मिनट में किसी भी टेरर अटैक को हैंडल करने के लिए रेडी हो सकती है। दी कंक्लूजन, 26/11 हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर था, लेकिन हमारी स्पिरिट की जीत थी। ताज का जख्म भर गया है, मुंबई फिर से खड़ी हो गई है, लेकिन हनी बी और लोकल हैंडलर्स के सवाल आज भी हमें याद दिलाते हैं कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे बीच भी हो सकता है। इस अटैक से हमने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो क्या था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।